गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लॉ एम्बिट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत को जो संविधान प्राप्त हुआ एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है। उसी को समझाने के लिए आज एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि भारत का संवैधानिक विकास कंपनी के अधीन कैसे हुआ और कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश शासन के अधीन कैसे हुआ। कंपनी के अधीन सन 1600 से लेकर के 1858 का पीरियड हम कवर करेंगे और दूसरा 1858 से 1947 तक का पीरियड कवर करेंगे। कंपनी के अधीन जो महत्वपूर्ण बिंदु कंपनी के अधीन में संवैधानिक विकास को लेकर के हैं वो ये हैं। पहला है राजपत्र या राजलेख। 1600 का राजपत्र जारी होता है। इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों पर व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूरा एक व्यापार कर सकती थी और साथ में कंपनी का जो भारतीय शासन चलाया जाएगा वो गवर्नर और उसकी एक काउंसिल के माध्यम से चलाया जाएगा और भारतीय शासन की समस्त शक्तियां गवर्नर और परिषद को सौंप दी गई। साथ ही कंपनी के शासन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से बम्बई, मद्रास और कलकत्ता को प्रेसिडेंसी नगर के रूप में बनाया गया। उसके पश्चात राजलेख नंबर 2 आता है। राजपत्र नंबर 2 1726 में 1726 में, और इसके माध्यम से गवर्नर और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई। ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर और उसकी परिषद जो कंपनी की जो भारत में शासन करती थी उसको सीमित अर्थों में विधि बनाने की शक्ति दी। सीमित अर्थों में इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो भी विधियाँ बनाती थी उसमें अंतिम अनुमोदन ब्रिटिश सरकार के होने के बाद ही होता। जब तक ब्रिटिश सरकार उसका अनुमोदन नहीं करती थी वह यहाँ पर फाइनलाइज नहीं होता था। उसके पश्चात कंपनी के कार्यों को और नियंत्रित करने के उद्देश्य से और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक एक्ट 1773 में आया। ये एक्ट के बारे में कूट मिलाने के लिए, मैचिंग कराने के लिए बहुत पूछता है, तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। यह 1773 का एक्ट था, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में जो सबसे बड़ा और मेजर प्रावधान किया गया वो यह था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसी क्रम में वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। यह भी प्रश्न आता है। इस चार्ट के माध्यम से मेन पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करके बताया गया है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बने। और जितनी भी शेष प्रेसिडेंसीज थी अर्थात बम्बई और मद्रास, उनको भी इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये अक्सर पूछा गया है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, किस एक्ट के द्वारा हुई? तो बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में हुई जो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई थी। इसका जो संरचना था वो 1+3 का था। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसी क्रम में पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अगला, ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त कर दिया गया। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी को और कंट्रोल करने की कोशिश करी कि कंपनी जो भी कार्य कर रही है उस पर उसका नियंत्रण रहे। उसके पश्चात पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1784 में। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को और मजबूत करने का प्रयास किया। कंपनी के भारतीय अधिकृत क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया या ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश के रूप में कहा जाने लगा। साथ ही इंग्लैंड में जो 6 आयुक्त थे वो कंपनी पर शासन करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई और इनकी नियुक्ति, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो नियुक्ति होती थी वो सम्राट के माध्यम से होती थी। उसके अलावा इसे कंपनी के भारत सरकार के नाम से आदेशों और निर्देशों को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार दिया गया। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करती थी ये भारत सरकार के नाम पर जो भी आदेश और जो भी निर्देश या डायरेक्शंस दिए जाते थे उनको स्वीकार या अस्वीकार करने का पावर इसके पास था। देखिए ध्यान से, सम्राट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया है। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामले की सुनवाई एक कोर्ट के माध्यम से की जाएगी और यह कोर्ट इंग्लैंड में स्थापित है। यानी कि इंग्लैंड में अगर कोई भी कंपनी का व्यक्ति जो भारत में कर्मचारी है अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसके मामले की सुनवाई इंग्लैंड में स्थापित एक कोर्ट के माध्यम से करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया पहली बार। उसके पश्चात कुछ चार्टर एक्ट आते हैं। ये चार्टर एक्ट धीरे धीरे कंपनी के प्रशासन को ब्रिटिश सत्ता की ओर हस्तांतरित करने की तरफ इशारा करते हैं। इस चार्टर एक्ट में 4 चार्टर एक्ट का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। पहला है 1793, दूसरा है 1813 और तीसरा है 1833, चौथा है 1853 का। 1793 वाले में
कंपनी के प्रशासनिक कार्यों में सुधार करने का उद्देश्य इस चार्टर एक्ट का था कि कंपनी जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती थी उसमें सुधार किया जाए। साथ ही नियंत्रण मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान इसमें किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ बनाई गई थी पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट में, इसके सदस्यों का जो वेतन हुआ करता था वो भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान था। फिर 1813 में एक अधिनियम आया। लगभग हर 20 साल पे अधिनियम यहाँ पर बने हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रावधान यहाँ पर है। 1813 के प्रावधान से चाय और चीन को छोड़कर कंपनी का भारतीय एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के कंपनी जो भी भारतीय व्यापार करती थी उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश कर और अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान करी गई। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्मावलंबियों को भारत में आकर के अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिली, तो इसका जवाब है 1813। उसको याद रखिएगा। कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारतीय प्रदेशों में राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। कंपनी जो भी आने वाले समय में जो भी इकट्ठा करेगी भारतीय प्रदेशों से, उस पर जो है उसका कंट्रोल रहेगा। उसके बाद अगले 20 साल में फिर, चूंकि यहाँ पर 20 साल की बात थी, तो 1833 से फिर एक्ट आता है। इसमें क्या प्रावधान होता है? सबसे बड़ा प्रावधान जो इसको लेकर के था वो यहाँ पर है कि चाय और चीन को का जो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का था वो भी यहाँ पर अब समाप्त कर लिया गया। चाय और चीन का जो यहाँ पर छूट थी वह छूट भी यहाँ पर समाप्त कर ली गई, तथा एक लॉ कमीशन बनाने की बात चली और उस लॉ कमीशन में वो परिषद कानून बनाती थी और लॉर्ड मैकाले उसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और मेन बिंदु यहाँ पर आता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इस क्रम में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। लास्ट में 1853 का एक्ट है जो यह बताता है कि ब्रिटिश संसद किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त कर सकती थी। अर्थात अब ब्रिटिश संसद शासन करने के मूड में थी भारत में आकर के, और उसी क्रम में कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता उसने आयोजित कर दी कि अब कंपनी में जो लोग भी आएंगे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आएंगे। और यह प्रतियोगी परीक्षाएं पहली बार भारतीयों के लिए भी यहाँ पर ओपन कर दी गई थी। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था करी गई। अब यहाँ पर कानून बनाने के लिए पहले प्रशासनिक कार्यों में विधायी कार्य हुआ करते थे, अब विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण को बढ़ाया गया। संसदीय नियंत्रण मतलब ब्रिटिश का संसदीय नियंत्रण बढ़ाया गया और भारतीय शासन को ब्रिटिश को हस्तांतरित करने का रास्ता साफ हुआ। इसी क्रम में अब अगले लेक्चर में हम लोग ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास की चर्चा करेंगे।